तो देखिए अभी तक हमने जाना कि अक्षय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप मोटे तौर पर संख्या को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की, ठीक है, कि अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां मिलती है। यह हमने पढ़ा है कि अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या होती है 80, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र है जो किससे मिलके बना है, पहला है खोपड़ी, ठीक है ना। और इस खोपड़ी में भी क्या है हमारे पास में, कपाल और चेहरा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे पास में है कर्णास्थियां। कर्णास्थियों के बाद में अगर हम देखें तो फिर आती है हायोड अस्थि, और हायोड अस्थि के बाद हम देखते हैं मेरुदंड। मेरुदंड के साथ आगे की तरफ अगर देखें तो हमने पढ़ा था कि उरोस्थि पाई जाती है, और उरोस्थि और मेरुदंड से जो संपर्क बनाती है वो है हमारे शरीर में पाई जाने वाली पसलियां। तो ये सब मिलकर के हमारे शरीर का अक्षीय कंकाल तंत्र बना रही है, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो अध्ययन है वो करते हैं कि कपाल में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है और उसमें भी वो कितनी संख्या में होती है। किसी विशेष अस्थि से संबंधित अगर कोई बात है, कोई प्रश्न बन सकता है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो चित्र है, ये चित्र जो है वह दर्शाता है कि हमारे शरीर में जो खोपड़ी है, विशेषतया खोपड़ी में जो कपाल अस्थियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जो कलर दिखाई दे रहा ना आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये बना रहा है हमारे शरीर की कपाल की अस्थियां, ठीक है। और इन अस्थियों में भी हम अगर देखें कि किस तरह से बनी है, तो देखिए एक तो आप खास बात ये जानिएगा कि ये अलग अलग अस्थि है, ये अस्थि अलग है, ये अस्थि अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इसमें विशेष प्रकार की एक चीज दिखाई दे रही है। जैसे हम किसी कपड़े पे धागा चलाकर उसको सीते हैं ना उसकी मजबूती के लिए, तो देखिए आप ये देखिए कि एक अस्थि दूसरी अस्थि से देखिए इस तरह से जुड़ी है, दिख रहा है ना, ये जॉइंट है, ये संधियां हैं इसमें जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ रही है। और ये जो संधि है ये विशेष प्रकार की होती है जिसको हम बोलते हैं सुच्चर, सुच्चर जॉइंट या सुच्चर संधि, ठीक है ना। ये हम जब संधि पढ़ेंगे तब भी ये आएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इस ऐसे जोड़ होते हैं जो बहुत मजबूती प्रदान करते हैं किसी भी हड्डी को जुड़ने के बाद। और ये रीजन है कि कपाल जो है वो हमारे शरीर का ऐसा भाग है जिसमें मूवमेंट नहीं पाई जाती। आपने देखा कोई गति नहीं है हमारे इस खोपड़ी की विभिन्न हड्डियों के बीच में, और क्योंकि ये गतिहीन है तो उसका जो कारण है वो ये सुचर प्रकार के जोड़ हैं, ठीक है। अब हम इसमें हड्डियों को अगर देखें तो देखिए पहली जो हड्डी है वो यहां पर दिखाई दे रही है जिसको नाम दिया गया है फ्रंटल अस्थि, ठीक है ना। इसके नाम जो है आप कोशिश कीजिएगा कि मैं इंग्लिश को ऐसा ही हिंदी लिख रहा हूं, हमको ये याद करने चाहिए, ठीक है ना। अब फ्रंटल अस्थि जो है वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है हमारा माथा, ठीक है ना। आप देखिए यहां पे सामने की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये यहां दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है यहां से पीछे की तरफ ये माथे का निर्माण कर रही है। क्या बना रही है ये बना रही है हमारा माथा, माथा निर्माण हो रहा है। और आप देखिए यहां पर लिखा है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब ये जोड़े में नहीं पाई जाती। चेहरे में और कपाल में कुछ अस्थियां ऐसी होती है जो जोड़ों में पाई जाती है, और कुछ अस्थियां ऐसी होती है जिनमें जोड़ मतलब
पेयर, जोड़ा बोलते हैं ना, नर मादा का जोड़ा होता है कि नहीं, दो लोगों का जोड़ा बनता है, वो दो की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये चूंकि ये अनपेयर्ड है, इसमें किसी प्रकार का जोड़ा नहीं होता, ये सिंगल बोन होती है, एक ही बोन होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? एक। ठीक है ना, और ये पूरा यहाँ माथे का निर्माण कर रही है। अब इस माथे के पीछे की तरफ आप देखेंगे, जो गुलाबी रंग की बड़ी सी एक अस्थि दिखाई दे रही है, इस अस्थि को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल अस्थि। ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो यहां लिखा है पेयर्ड, इसका मतलब इसकी संख्या हो जाती है 2। अब ये क्या होगा, ये यहां पाई जा रही है टॉप पे, तो ये आधा टॉप इसका इधर है और आधी अस्थि जो है इधर है, तो दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं ऊपर की तरफ, और इस तरह से ये हमारे स्कल का, हमारी खोपड़ी का टॉप बना रही है। ठीक है ना, तो एक उधर है और एक इधर है, तो यहां आप देखेंगे, ये देखिए ये ना पैराइटल, तो देखिए एक अस्थि यहां दिखाई दे रही है और एक अस्थि यहां दिखाई दे रही है। ठीक है ना, एक यहां आ गई और एक यहां आ गई, ये देखिए। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखें, अब एक चीज और भी है यहां पर कि ठीक है, उसके बाद में फिर आती है स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड, एक और अस्थि है स्फिनोइड। अब देखिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं? अनपेयर्ड, तो ये भी क्या होगी? संख्या में होगी 1। ठीक है, अब देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यहां पर है तो वहां पर भी है, तो लेकिन क्या होगा कि अंदर की तरफ जो ये पाई जा रही है, देखिए यहां अंदर की तरफ ये ऐसे एक आकृति बनाती है। कैसे आकृति बनाती है? ये इस तरह की एक आकृति बनाती है, तो क्या होगा कि अंदर ही जुड़ी हुई है और बाहर की तरफ ये इस तरह से दो इसके भाग पाए जाते हैं, तो इसलिए ये संख्या में 1 है। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, फिर देखिए ये इथमोइड बोन है, ये दिखाई दे रही है इथमोइड बोन, ये यहां पर दिखाई दे रही है, तो इसको हम नाम देते हैं इथमोइड, क्या हो गई? इथमोइड बोन, और ये भी संख्या में होती है 1। और फिर आती है एक हमारी हड्डी टेम्पोरल, ये दिखाई दे रही है, ये वाली टेम्पोरल, तो इसको हम नाम दे रहे हैं टेम्पोरल, और ये जो है ये संख्या में पाई जाती है 2। ठीक है ना, तो एक यहां पर है, इसके बाद में ये अंदर की तरफ इसका कोई भाग नहीं है, तो एक तो ये यहां पाई जा रही है और एक ये यहां पाई जा रही है। ठीक है ना, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्पोरल बोन जो है वो हमारा ये वाला भाग, जिसको हम कनपट्टी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या बना रही है? ये हमारे शरीर का जो कनपट्टी वाला भाग है उसका निर्माण करती है। तो देखिए अब अगर हम इनको काउंट करें तो 1 और 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसके बाद में एक जो हड्डी बचती है वो है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ये है बिल्कुल पीछे की तरफ ढलान में, जो है पीछे की तरफ ढलान में, और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1। तो 7 हम काउंट कर चुके थे और 1 और उसमें हम मिला दें तो ये संख्या हो जाती है इस प्रकार से 8। ठीक है, तो मोटे तौर पर एक तो सवाल ये आ जाता है कि क्रेनियम या कपाल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 है। दूसरा, माथे का निर्माण कौन कर रहा है? फ्रंटल अस्थि। कनपट्टी का निर्माण कौन कर रहा है? टेम्पोरल अस्थि। ठीक है ना, मोटे तौर पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन की, जो हमारे चेहरे का निर्माण कर रही है। तो देखिए अभी तक हमने इसकी बात की थी, ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं सामने की। तो देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस पूरे भाग में सारी हड्डियां एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी है, बहुत गहरे तरीके से, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो एक हड्डी जो नीचे ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो नीले रंग की हड्डी दिखाई दे रही है, इसको नाम दिया जाता है मैंडिबल, मैंडिबल, और इसको हम
हिंदी में जो अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं निचला जबड़ा। ठीक है। और जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम उबासी लेते हैं या जब भी हम मुंह खोलते हैं, तो मूवमेंट जो है, जो गति है, वो इस निचले जबड़े की होती है। अगर हम ऐसे भी रखते हैं ना, हाथ यहाँ पे है और हम ये देखें, तो भी क्या हुआ, हमको ऐसा लगा कि पूरा जो स्कल है, जो खोपड़ी ऊपर गई, लेकिन नीचे झुकने का इसके पास में कोई स्पेस नहीं था, कोई स्थान नहीं था, इसलिए वो ऊपर की तरफ गति कर गया। लेकिन खुला जो है वो मैंडिबल है, निचला जबड़ा ही खुला है। तो एक सवाल आप ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो लिख लीजिए इसको, कि पूरी खोपड़ी में एकमात्र चल या चलने वाली अस्थि कौन सी होती है, तो वह है मैंडिबल, निचला जबड़ा। ठीक है। बाकी इस पूरी खोपड़ी में चाहे वो कपाल अस्थियां हो या चेहरे का निर्माण करने वाली अस्थियां हो, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। ठीक है। तो आप देखिएगा, और ये जो है ये संख्या में 1 होता है, और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है खोपड़ी की। ठीक है। अगर इस पूरी खोपड़ी की भी बात करें तो यहां पर भी सबसे मजबूत हड्डी जो है वो निचला जबड़ा होता है। ठीक है। हम ध्यान रखिएगा, हम पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कपाल की बात कर रहे हैं, हम केवल फेशियल बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस भाग के ऊपर की तरफ। अगर आप पूरे शरीर की बात करेंगे तो हमारा उत्तर बदल जाएगा। वहां पर फिर हमको उत्तर अगर आता है कि पूरे शरीर में मजबूत हड्डी कौन है, तो फीमर है। और अगर हम बात करें कि खोपड़ी में सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो मैंडिबल है। खोपड़ी की एकमात्र चल अस्थि या चल संधि किसमें पाई जाती है, तो वो मैंडिबल है। ठीक है। और संख्या हो गई इसकी 1। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इस चित्र को आप समझिए। तो देखिए सबसे ऊपर है नेजल बोन। नेजल, जब भी ये ध्यान दीजिए कि जब भी नेजल शब्द आए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि नाक की बात हो रही है। नेजल शब्द जो है वो नाक से संबंधित है। हमारे नाक में कभी कुछ हो जाता है ना, तो डॉक्टर लिख करके देते हैं नेजल ड्रॉप, नाक में डालने वाली ड्रॉप। ठीक है ना, तो वही शब्द आया है। ये संख्या में कितनी पाई जाती है, इनकी संख्या होती है 2। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये रही और एक ये रही, इसमें बीच में एक लाइन है, इसका मतलब वो उसका जॉइंट, उसकी संधि, उसमें जोड़ दिखा रहा है वो। ठीक है। उसके नीचे फिर आ रहा है लैक्रिमल। लैक्रिमल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि नेजल शब्द का अर्थ हम निकाल रहे थे नाक से। अब जब भी कहीं पर लैक्रिमल शब्द का उपयोग हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि लैक्रिमल शब्द का उपयोग जो है वो आंख से संबंधित है। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि, तो मतलब आंसुओं की ग्रंथि की बात करें, आंखों में पाई जाने वाले ग्रंथि की बात करें जिससे आंसू निकलते हैं। लैक्रिमल बोन मतलब आंखों में पाई जाने वाली या आंख का निर्माण करने वाली अस्थि। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है ना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो हमारी आंखें हैं वो संख्या में 2 है, तो दोनों तरफ ये एक एक पाई जाती है। उसके बाद में आप देखिए फिर है जाइगोमैटिक बोन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जाइगोमैटिक अस्थि, जाइगोमैटिक अस्थि। ये भी संख्या में 2 होती है। और इससे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या है, आप देखिए ध्यान से देखिए कि यहां पाई जा रही है, ठीक है ना, और यहां पाई जा रही है, तो संख्या में 2 तो हो गई। और आप देखिए कि ये जो हमारी चीक बोन होती है, चीक, चीक किसको बोलते हैं, गाल, ये हमारे गालों का निर्माण करने वाली अस्थि है, हमारी चीक। ये उभार दिखाई दे रहा है, ये जो उभार है, ये उभार जो है वो इस जाइगोमैटिक अस्थि के कारण होते हैं। अगर ये ऐसे भी कहते हैं कि हमारे चेहरे में पाए जाने वाले उभार किसके कारण होते हैं, तो जाइगोमैटिक बोन। अगर ये कहें कि हमारे चेहरे में गालों का निर्माण करने वाली अस्थि कौन सी है, तो जाइगोमैटिक अस्थि।
ठीक है। उसके बाद में देखिए वापस से इंफीरियर नेजल कॉन्चा। अब देखिए नेजल, तो वापस से हम बात करेंगे कि वो नाक से संबंधित है, तो इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक है। अब आप देखिए कहाँ पाया जा रहा है ये, तो देखिए ये पाया जा रहा है यहाँ पर नाक में साइड की तरफ, नाक जो है हमारी उसमें साइड की तरफ ये पाया जा रहा है। अब ये भी संख्या में होते हैं 2। ठीक है, तो इंफीरियर नेजल कॉन्चा जो है वो भी संख्या में 2 होते हैं। तो देखिए नेजल अस्थि भी नाक का निर्माण कर रही थी, इंफीरियर नेजल कॉन्च जो है वो भी नाक का ही निर्माण कर रही है। अब आप देखिए उसके नीचे है फिर एक वोमर, वोमर अस्थि। क्या नाम है इसका? वोमर, वोमर अस्थि। ये जो नाक को 2 भागों में बांटते हैं, हम नीचे आप बीच में देखते हैं ना, कई लोग ये छिदाते हैं बीच वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये बीच वाला पोर्शन जो है वो वोमर अस्थि से बना है। अब क्योंकि नाक को दाएं और बाएं भाग में बांट रही है तो संख्या में 1 पाई जाती है। ये संख्या में कितनी होती है? 1। ठीक है ना, और ये नाक को 2 भागों में बांट रही है। अब क्या हो गया, वहां से वापस देखिए कि ये नेजल अस्थि जो है वो भी नाक का निर्माण कर रही थी, इंफीरियर नेजल कॉन्च जो है वो भी नाक का निर्माण कर रही है, और वोमर अस्थि जो है वो भी नाक के निर्माण में योगदान दे रही है। तो एक अस्थि ये रही, एक अस्थि ये रही, और एक अस्थि ये रही। तो ये तीनों अस्थियां नाक के हड्डियों के रूप में पाई जाती है। अब देखिए उसके बाद में फिर है मैग्जिला। ठीक है ना, हमने मैंडिबल पढ़ा था, और मैंडिबल के साथ ही है मैग्जिला। मैंडिबल क्या था? निचला जबड़ा, और मैग्जिला क्या है? मैग्जिला होता है ऊपरी जबड़ा। मैग्जिला क्या होता है? ऊपरी जबड़ा। ठीक है, अब आप देखेंगे ना तो ये ऊपरी जबड़ा जो है ना वो बहुत अच्छे से स्कल की दूसरी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कहीं किसी प्रकार का कोई संधि नहीं पाई जा रही, कोई संधियां इसमें नहीं पाई जा रही। इसलिए यहां की अगर हम बात करें तो किसी प्रकार का कोई चलना, हिलना, डुलना अनुपस्थित है। और इस को अगर देखेंगे तो यहां पर पेशियां पाई जाती है। ठीक है ना, वो क्या करती है कि इस जॉइंट को नीचे और इस जॉइंट को ऊपर, मतलब मैंडिबल को नीचे और ऊपर कराती है। तो मूवमेंट केवल यहीं पाया जा रहा है। अब आप यहाँ भी देखेंगे ना तो देखिए कि जो मैग्जिला है उसमें ये जॉइंट है, और ये मैग्जिला का एक पार्ट और ये मैग्जिला का दूसरा पार्ट, मतलब ऊपरी जबड़ा जो है 2 भागों में बटा है, बीच में से ये लेफ्ट और राइट भाग में मिलता है। तो ऐसे में इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो देखिए इन अस्थियों को अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8, 9, 10 और 11, 12। तो ये 12 अस्थियां तो हमारे पास में यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अस्थियां होती है 14। तो एक अस्थि और है, उसका नाम है पैलेटाइन। उसका नाम क्या है? पैलेटाइन। और उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया, या ये कह दें कि दिखाया नहीं जा सकता। वो बेसिकली क्या करता है कि ये जो हमारी यहाँ, ये तो क्या हो गया, कपाल अस्थियां हैं, और ये हमारी फेशियल अस्थियां हैं। तो इन जो हमारा मुख होता है उस मुख के ऊपर की जो हड्डी होती है, ठीक है ना, इस मुख के जो ऊपर की हड्डी होती है जो हमारे मुख में तालू का निर्माण करती है। आप अंदर हाथ डाल के ऊपर जब अंगूठा लगाते हैं तो एक हड्डी को फील करते हैं, एक हड्डी का एहसास होता है। वो जो हड्डी है वो होती है पैलेटाइन। ठीक है ना, और ये जो हड्डी है ये भी संख्या में होती है 2। अब देखिए बेसिकली होता है क्या कि ये हड्डी हमारे मुख में अंदर की तरफ पाई जा रही है, तो यहाँ पर ये मुख गुहा का निर्माण करी। गुहा मतलब कोई खाली स्थान। तो हम जब मुंह ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर ये गुहा का निर्माण कर रही है। ऐसे ही जो हमारी मस्तिष्क गुहा है वो भी बन गई कि ऊपर जो कपाल अस्थियां हैं और नीचे की तरफ जो है पैलेटाइन बोन आ गई, हमारी तालू आ गई। क्योंकि तालू यहाँ मुंह के लिए तो छत का काम कर रही है, लेकिन जब हम इस गुहा की बात कर रहे हैं, क्रेनियल कैविटी, हम मस्तिष्क गुहा की बात करें तो मस्तिष्क गुहा का
जो फ्लोर है, जो मस्तिष्क गुहा की फर्श है, वो क्या, वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है हमारा तालु, हमारी पैलेटाइन बोन। ठीक है, तो 12 हमने यहाँ पर काउंट की थी और 2 जो है वो पैलेटाइन हो जाती है, तो कुल संख्या फेशियल बोन की हो जाती है 14। तो अब हम छोटा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है उससे बन रहे हैं। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा कि जो फेशियल बोन है वो हमारे चेहरे का निर्माण कर रही है। संख्या में कुल ये होती है 14। इसमें पहली जो है नेजल अस्थि है, जो नाक के निर्माण में मदद करती है, नेजल नाक, ये याद रखिएगा। फिर है लैक्रिमल अस्थि, जो आंसुओं के लिए एक रास्ता भी दे रही होती है, ठीक है ना, और ये आंखों में पाई जाती है। लैक्रिमल शब्द जो है वो आंखों से संबंधित है, संख्या में 2। उसके बाद आती है जाइगोमेटिक, जो हमारे गाल का निर्माण कर रही है। चीक बोन भी इसको कहा जाता है, चीक बोन, ठीक है ना। उसके बाद में इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये भी हमारे नाक का निर्माण कर रही है, संख्या में 2। फिर है उसके बाद में वोमर अस्थि, जो हमारी नाक को 2 भागों में बांट रही है, बिल्कुल मध्य में ये पाई जाती है, तो संख्या में ये 1। ठीक है, उसके बाद में है हमारा मैग्जिला, जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, संख्या में 2 ऊपरी जबड़ा। और एक होती है इधर पैलेटाइन, तो पैलेटाइन जो है वो हमारी तालु का निर्माण कर रहा है, जो मुख गुहा के लिए तो छत है, लेकिन मस्तिष्क गुहा के लिए फर्श का काम कर रहा है। और इन सब हड्डियों में आपस में बहुत अच्छे से जॉइंट पाए जाते हैं। लास्ट में बच जाता है मैंडिबल, और ये मैंडिबल जो है ये निचला जबड़ा होता है, जो इस जगह पर एक जॉइंट बनाता है, और उन मसल्स के सहायता से, उन पेशियों के सहायता से इसमें गति पाई जाती है। तो यह मैंडिबल जो है वो एकमात्र चल अस्थि है, खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में है हमारी खोपड़ी के अंदर ही कर्णास्थियां पाई जाती है। कर्णास्थियां संख्या में होती है कुल 6। प्रत्येक कान में ये 3 पाई जाती है, तो 3 एक कान में, 3 दूसरी कान में, कुल संख्या 6 हो जाती है। अगर हम किसी कान की एक स्ट्रक्चर देखें, संरचना को देखें, तो देखिए बाहर हमारे ये संरचना पाई जाती है, जिसको हम पिन्ना कहते हैं। और ये पिन्ना क्या करता है, बाहर जो भी बातचीत हो रही है, कोई शोर है, कोई आवाज है, उसको ग्रहण करने का काम करता है। और इसमें इस तरह की एक नाल, एक नलिका पाई जाती है, उस नलिका से वो आवाज जो है वो होते हुए अंदर जाती है, ठीक है। और अंदर जो है एक कान का पर्दा पाया जाता है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम, और सरल भाषा में है कान का पर्दा, ईयर ड्रम। और इसको एक विशेष नाम भी दिया जाता है, जिसको कहते हैं टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इस पे जाकर के ये जो साउंड होती है टकराती है, ठीक है ना। ईयर ड्रम, जैसे ड्रम पे कोई साउंड हम करते हैं, कोई आवाज हम करते हैं, और ये कंपन करने लगता है। कई बार कहते हैं ना कान में हमको कुछ डालना नहीं चाहिए, वो इस झिल्ली को फाड़ सकता है ना अंदर, जब वो उसकी चोट लग सकती है। इस झिल्ली से लगी हुई, ठीक है ना, अभी देखिए हम यहां तक तो, झिल्ली तक तो हम पहुंचे, तो ये तो हो गया हमारा बाहरी कर्ण, ये वाला, ठीक है ना, यहां तक। और इसके बाद में ये मध्य कर्ण स्टार्ट हो जाता है। मध्य कर्ण जो है वो उस आवाज को थोड़ा सा तेज करने का काम करता है। इस मध्य कर्ण में ये अस्थियां पाई जाती है। तो देखिए, पहली अस्थि, दूसरी अस्थि और ये तीसरी अस्थि। तो अब इनकी भी अगर आप देखेंगे तो ये 3 अस्थियां इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें आप याद रखिएगा कि बाहर से अंदर अगर हम जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले पाई जाती है मेलियस, ठीक है ना। सबसे पहले जो हड्डी पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं मेलियस। फिर बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम इंकस। क्या बोलते हैं? इंकस। और फिर सबसे अंत में जब जाते हैं तो हड्डी आती है स्टेपीज।
स्टेपीज। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में लेंगे तो मिस, मिस किसी को भी हम संबोधित करते हैं ना तो क्या बोलते हैं, मिस, हालांकि उसमें डबल एस आता है, तो आप इसको याद रखिए MIS, मिस। तो बाहर से अंदर का इसका जो क्रम है मेलियस इंकस स्टेपिस। अगर आप यहां से जा रहे हैं तो मेलियस इंकस स्टेपिस, अगर इस कान से जा रहे हैं तो मेलियस इंकस स्टेपिस। स्टेपिस सबसे अंदर की ओर पाई जाती है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन जो आता है कि अगर आप पूरे कंकाल तंत्र की अगर बात करें, पूरे शरीर की बात करें, तो स्टेपिस जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इस सवाल को याद रखिएगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है कान में पाई जाने वाली स्टेपिस। ठीक है ना, हो सकता है वो ऐसे पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जवाब होगा कान, और कौन सी होती है तो जवाब होगा स्टेपिस। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करती है, ये साउंड, ये आवाज को तेज करके अंदर पहुंचा देती है, और मध्य कर्ण के बाद फिर शुरू हो जाता है अंतःकरण, और अंतःकरण में फिर तंत्रिकाएं जो है वो उसको ग्रहण करती है तरंगों को और मस्तिष्क तक भेज देती है, और वहां पर सुनने की प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो ध्यान है वो मध्य कर्ण में होना चाहिए कि जो कर्णास्थियां वो कहां पाई जा रही है, कर्णास्थियां पाई जा रही है हमारे मध्य कर्ण में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कर्णास्थियां पाई जा रही है मध्य कर्ण में। कर्णास्थियां कितनी होती है, एक कान में 3, संख्या में कुल 6। मेलियस इंकस स्टेपिस, इसमें स्टेपिस सबसे छोटी अस्थि है, पूरे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अब देखिए, इस चित्र के अलावा एक चित्र और यहां पर बनाया है, तो देखिए, ये तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है ना, जो कान का पर्दा है वो हो गया। अब देखिए, यहां पर जो डायग्राम था, इस डायग्राम को यहां दिखाया गया है। तो देखिए, ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली हड्डी, ये है हमारी मेलियस। कौन सी हड्डी है, मेलियस। ठीक है ना, और मेलियस अस्थि को अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखिए, ये यहां से अगर इसको पकड़ें तो ये हथौड़े जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, हम कहां से पकड़ रहे हैं, इसको यहां से पकड़ रहे हैं, और किसी चीज को बजाने के लिए जो हम हथौड़ा यूज में लेते हैं पीटने के लिए, तो वैसे दिखाई दे रही है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि मेलियस अस्थि को हैमर नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस अस्थि को हैमर नाम से भी जाना जाता है, तो मेलियस। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, तो देखिए दूसरी हड्डी फिर हो जाती है ये वाली। ठीक है, इसकी जो संरचना है वो कुछ ऐसी होती है। ये पुराने जमाने में, अभी तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में लोहे का काम करने वाले जो लोग होते थे ना, वो लोहे को पीटने के लिए या लोहे से कुछ सामान बनाने के लिए, उसको कोई शेप देने के लिए, कोई आकार देने के लिए, इस प्रकार से एक संरचना थी लोहे की ही बनी हुई, उस पे उसको पीटते थे। ठीक है ना, तो ये जो संरचना है, इस संरचना को नाम दिया जाता है एनविल। तो बीच में कौन सी अस्थि आ गई, इंकस। इंकस, तो इंकस अस्थि को जो है एनविल नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, मेलियस को हैमर और इंकस को एनविल नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये अब देखिए संरचना आपको यहां दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, ये सबसे छोटी हो गई ना, तो ये जो है, ये सबसे लास्ट में कौन सी हो गई, स्टेपिस। तो देखिए, ये सबसे लास्ट में जो है, ये कौन सी हो गई, ये हो गई स्टेपिस। और स्टेपिस जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, इसको देखो, ये आपको इस तरह की दिखाई दे रही है, इस तरह की है ना, कुछ इसका जो आकार है वो ऐसा है, और इसको कहा जा रहा है स्टीरप। स्टीरप, तो स्टीरप जो है, जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं ना, तो घोड़े पे चढ़ने से पहले नीचे एक लोहे का एक कुंदा सा लगा होता है, जो उसमें बंधा होता है, जिसमें हम पैर रख करके फिर घोड़े पे चढ़ते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा
कि घुड़सवारी के दौरान जब हमको घोड़े पे चढ़ना होता है तो पहला कदम हम लोहे की एक जो आकृति होती है उसमें हम अपना पैर फंसाते हैं और फिर घोड़े पर बैठते हैं। तो वो जो पायदान है जिसमें हम पैर रख करके घोड़े पे चढ़ते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? स्टीरअप। इसकी आकृति जो है स्टीरअप जैसी होती है, इसलिए स्टेपीज अस्थि को स्टीरअप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस भाग से बनकर के आने की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद में है फिर हमारी अगली हड्डी जिसको हमने नाम दिया हायोड अस्थि। हायोड अस्थि, इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि शरीर में ऐसी किसी अस्थि का नाम बताएं जो शरीर में पाए जाने वाले कंकाल तंत्र की दूसरी किसी भी हड्डी से संधि नहीं बनाता, या हम इसको सरल भाषा में कहते हैं मुक्त अस्थि। कहां पाई जा रही है? गले में पाई जा रही है। ठीक है, और गले में पाई जा रही है तो इसकी जो अगर आप देखेंगे तो जो संरचना है, एक तो क्या मुक्त अस्थि है ये, दूसरे किसी अस्थि से इसका जोड़ नहीं बन रहा, जोड़ या संधि ये नहीं बनाता। ठीक है ना। इसकी संरचना है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। तो इसमें क्या है, ये तो जो चौड़ा भाग है ये तो इसकी कहलाती है बॉडी या काय, और उसके बाद में एक लंबा सींग इसमें निकला आता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर हॉर्न, बड़ा सींग है ना, आकृति में ये बड़ा होता है। और उसके बाद में ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं लेसर हॉर्न। तो ये बड़ा सींग और ये छोटा सींग और बाकी इसकी बॉडी, और ये गले में इस प्रकार से पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ऐसे इसकी संरचना पाई जाती है और इसको बोलते हैं हम हायोड बोन। और ये क्या करता है, जो हमारी जीभ होती है, देखिए ये तो आपको पता है कि जो हड्डियां होती है उन पर पेशियां लगी होती है, तो इस पर क्या होता है, ये जीभ को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, जीभ को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। ठीक है, अब पीछे हमने देखा ना, पीछे की तरफ तो जीभ जुड़ी होती है और आगे की तरफ जीभ जो है वो हमारी फ्री होती है, हम उसको मुंह के बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पीछे जो स्थान है वो यहां पर जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जीभ को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। ये है हायोड बोन का काम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो है वो है हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी। शुरू में हमने बताया था कि इस रीढ़ की हड्डी को हम नाम देते हैं मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड, और इसमें कुल अस्थियों की संख्या होती है 33, लेकिन लास्ट की जो फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, तो काउंटिंग में हम रखते हैं इसको 26। अब आप देखिए ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर ये हल्का सा कर्व है, घुमाव है, इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है ना, और यहाँ पर फिर एक घुमाव है, यहाँ पर फिर एक घुमाव है। तो इस घुमाव के वजह से हम जो है सीधे खड़े हो पाते हैं। अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो हम जिस तरह से सीधे खड़े हो सकते हैं वो सीधा खड़ा होना मुश्किल होता, क्योंकि नीचे ये कूल्हे की हड्डी से और ऊपर ये हमारे खोपड़ी से जुड़ाव रखता है, तो सीधे खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये जो कर्व है ये हमको मदद करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर इस रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो सबसे ऊपर क्या पाई जाती है? ग्रीवा, ग्रीवा कशेरुका। पहले बताया था ना कि इसमें जितनी भी हड्डियां पाई जाती है सभी को क्या कहते हैं? सभी को कहते हैं कशेरुका। और क्योंकि ये गले में पाई जा रही है, जो कशेरुकाएं गले में पाई जा रही है उनको हम नाम देते हैं ग्रीवा कशेरुका। अब ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है वो होती है संख्या में 7। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्वाइकल। ठीक है ना, और सर्वाइकल की जो स्पेलिंग है वो सी से स्टार्ट होती है,
इसलिए हम इसको बोलते हैं C1 से लेकर के C7। ठीक है, दिख रही है ना ये पीले रंग की, C1 से लेकर के C7, तो ये हो गया सर्वाइकल। सर्वाइकल जो है वो हमारे गले का निर्माण कर रही है। अब इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है कि C1 में जो C1 से लेकर C7 तक जो है उसमें जो C1 है उसको हम नाम देते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि एटलस नाम से, एटलस एक देवता थे जिनको ये माना जाता है कि उन्होंने ही धरती को अपने कंधे पर उठा रखा है। आपने एटलस की साइकिल देखी होगी, उस पर भी आपने वो निशान देखा होगा। ठीक है ना, कि एटलस की साइकिल के पीछे या आगे जो एक निशान लगा होता है उसमें एक आदमी है तो थोड़ा सा बैठा हुआ है, उसने अपने कंधे पर पृथ्वी को उठा रखा है। तो इसी कारण से इसको एक नाम दिया है C1 को। इस वाले को क्यों दिया है? क्योंकि C1 जो है वो ऊपर जो कपाल है, हमारी खोपड़ी जो है वो उससे जुड़ी हुई है, और खोपड़ी का जो पूरा वजन है वो उस C1 के ऊपर है। ठीक है ना, अब चूंकि वो जो देवता है उसको हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी अर्थ को उठा रखा है, तो ऐसे ही पूरी खोपड़ी का वजन किसने ले रखा है? पहली कशेरुका ने। पहली कशेरुका को हम बोल रहे हैं C1, लेकिन उसको एक नाम देना था तो हमने उन्हीं पृथ्वी को उठाने वाले देवता के नाम पर इनका नामकरण कर दिया, और C1 को कहा जाता है एटलस। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेरुदंड की प्रथम कशेरुका को कहा जाता है एटलस। ठीक है, अब एक और नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है C2 को। देखिए C1 तो आ गई, पहली हो गई, और उसके नीचे है C2। अब हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम अपने स्कल को घुमा रहे हैं ना, तो क्या होता है कि जो C1 है, C1 जो है इसके ऊपर तो पूरा का पूरा स्कल है, और C2 जो है इसके नीचे लगी हुई है। तो जो घूमने की प्रक्रिया है ना वो यहाँ पाई जा रही है। C1 और C2 के बीच में घूमने की प्रक्रिया हो रही है। तो C1 से तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा स्कल जुड़ा हुआ है, इसलिए C1 जब घूमती है तो स्कल को भी घूमना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए C2 को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है? एक्सिस, अक्ष। ठीक है ना, एक्सिस या अक्ष, उसी के अक्ष पर उसका घूर्णन होता है। हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, इस ये वाली जो गति होती है। ठीक है, और बाकी जो है उनको हम सरल भाषा में बोल रहे हैं C3, C4, C5, C6, C7। और चूंकि देखिए सर्वाइकल है तो ये जो कर्व होता है, इस कर्व को जो हम नाम देते हैं वो भी हम देते हैं सर्वाइकल कर्व। सर्वाइकल कर्व, ठीक है ना, या जो ये घुमाव है, ये वाला जो घुमाव है ये वाला, इसको हम सर्वाइकल कर्व के नाम से जानते हैं। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो जो गुलाबी रंग की जो दिखाई दे रही है उनको हम बोलते हैं वक्षीय कशेरुका। क्या बोलते हैं? वक्षीय कशेरुका। और वक्ष को हम नाम देते हैं अंग्रेजी में थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक, तो क्या आया ऐसे टी बना। ये संख्या में कुल होती हैं 12, तो इसको हम बोलते हैं कि ये T1 से लेकर के T12 तक होती है। अब देखिए हमारे वक्ष में पाई जा रही है। अभी जब हमने शुरुआत में अक्षीय कंकाल तंत्र में पसलियों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि पसलियां जो है वो पीछे से निकल करके आगे की ओर आती है, और पीछे से ये निकलती है, इनका जो उद्भव है पसलियों का वो इन्हीं वक्षीय कशेरुकाओं से होता है। अब वक्षीय कशेरुका कितनी है? 12, और पसलियां कितने? 12 जोड़ी। तो हर एक कशेरुका से एक जोड़ी पसलियां पीछे से निकल करके आगे की ओर आती है, और ये हमारे शरीर में फिर एक रिब केज, एक पसली पिंजर बनाती है, और जिसमें हमारे शरीर के हृदय और फेफड़े जैसे कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है ना, और चूंकि यहाँ पर फिर एक कर्व दिखाई दे रहा है, एक घुमाव फिर दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं थोरेसिक कर्व। ठीक है ना, थोरेसिक कर्व इसको बोलते हैं। आप देखिए उसके नीचे फिर आप देखिए कि फिर ये एक नीले रंग की कशेरुकाएं दिखाई दे रही है। नीले रंग की जो कशेरुकाएं हैं उनको हम बोलते हैं
लंबर वर्टिब्री, लंबर कशेरुकाएं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कटी। कटी को बोलते हैं, कटी का मतलब होता है कमर, है ना, संस्कृत शब्द है ये कटी। कटी का अर्थ जो है वो होता है कमर। तो हमारे कमर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, जो कशेरुकाएं हैं, वो लंबर कहलाती हैं, कटी कशेरुकाएं कहलाती हैं। और ये जो कर्व, यहाँ पर भी एक कर्व बनता है, आप देखिए यहाँ पर भी एक कर्व बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, लंबर कर्व। और इस लंबर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं 5 हड्डियां। लंबर है, एल आ रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं एल से लेकर के L5, एल से लेकर के L5, ठीक है ना। तो हमारे कमर में पाई जाने वाली कशेरुकाओं को बोलते हैं कटी कशेरुकाएं, लंबर। अब आप देखिए कि जो थोरेसिक वर्टिब्री है, जो वक्षीय कशेरुकाएं, वो बहुत मजबूती से यहाँ पर जुड़ी होती है, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है वो यहाँ गले में दिखाई देगा, और जो मूवमेंट है वो हमको कमर में दिखाई देगा। तो जो हमारे, जब हमको झटका लगता है किसी भी दुर्घटना में, या हम जब कूदते हैं, या कभी हम गाड़ी पे होते हैं, अचानक ब्रेक लगती है, तो झटका जो है वो इस कर्व को और इस कर्व को, सर्वाइकल ग्रीवा कशेरुकाओं में जो कर्व पाया जा रहा है, और लंबर कटी कशेरुकाओं में जो कर्व पाया जा रहा है, उसको प्रभावित करता है। इस कारण से जो आपने एक नाम सुना होगा स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, जिसमें कि जो कशेरुकाएं वो थोड़ी सी हिल जाती है, एक दूसरे से आगे पीछे हो जाती है। आपने कुछ लोगों को कमर में या गले में पट्टा बांधे हुए देखा होगा, उस वाली स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें इसी कर्व में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, जिससे दर्द की अनुभूति होती है, और उसको ठीक करने के लिए वहां पे मूवमेंट को कम से कम रखने के लिए वो पट्टा पहना जाता है। अब देखिए उसके बाद में देखिए क्या आ रहा है कि अब आप देखिए ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है, ये वाला और ये वाला। तो हमने जैसे शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक अस्थि होती है, हिंदी में त्रिक, जिसको हम इंग्लिश में क्या करें, सैक्रम। इसमें कुल अस्थियां होती है 5, लेकिन ये जुड़ करके बना लेती है एक पूरा, और ये हमारे कूल्हे की हड्डी में जो श्रोणि मेखला होती है उसमें फिट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, श्रोणि मेखला जो है, श्रोणि मेखला में फिट रह करके एक बेस प्रदान करता है, जिससे पूरा का पूरा जो मेरुदंड है उसको गति करने के लिए सहारा मिलता है। जैसे हम किसी बिल्डिंग को खड़ी करते हैं तो नींव डालते हैं ना, तो आप ऐसा कुछ समझिए कि नींव के रूप में ये श्रोणि मेखला के अंदर फिट रहती है, ठीक है। और उसके नीचे सैक्रम को हम कैसे बता रहे हैं, S, तो ये हो जाएगा S1 से लेकर के S5, और उसके बाद में लास्ट में पाई जाती है अनुत्रिक, जिसको हम बोलते हैं कॉकिक्स, कॉकिक्स। टोटल ये 4 हड्डियों की बनी है, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं C। और चूंकि हम C तो यहाँ आ चुका है, तो C के साथ में हम उसको अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, CO कर देते हैं। तो ये CO1 से लेकर के CO4, 1 से 4 तक जाती है, और ये क्योंकि 4 फ्यूज होकर के एक बना लेती है, तो इस प्रकार से। तो आप देखिए 7 और 12 19, और 5 23, और 5 28, और 4 32। तो देखिए 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, और 4 33, जिसकी हमने बात की थी। और अगर हम उसको फ्यूज होने के बाद में, जब वो जुड़ जाती हैं उसके बाद में अगर काउंट करें, तो 7 और 12 19, और 5 24, और 1 25, और 1 26। तो इस प्रकार से ये वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड हमारे शरीर में उपस्थित होता है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं फिर हमारे रिब केज की, ठीक है ना, मतलब जो पसलियां, रीढ़ की हड्डी और आगे उरोस्थी, ये मिलकर के एक पसली पिंजर, एक पिंजरा बना रहे हैं, जिस पिंजरे के अंदर हमारे शरीर के मुलायम अंग और महत्वपूर्ण अंग मौजूद हैं।
तो देखिए पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से ये इनकी उत्पत्ति हो रही है ना, आप देखिए यहाँ पर, और आगे की तरफ जो ये हड्डी है उरोस्थी, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रेस्ट बोन, ठीक है ना, ये जो हमारे आगे सीने में मौजूद होती है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे जाने पर ये लगता है कि यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, और फिर पेट स्टार्ट हो जाता है। तो ऊपर की तरफ ये हार्ड पार्ट आपको फील होता है, ये जो है ये हमारे शरीर की है उरोस्थी, ठीक है ना। उरोस्थी संख्या में होती है एक, उरोस्थी संख्या में होती है एक, और इसका जो भाग है वो कैसे बनता है कि जो तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक भाग तो इसका ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, और तीसरा भाग ये रहा। तो जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है मेनुब्रियम, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला मेनुब्रियम, और बीच का जो भाग है वो कहलाता है बॉडी, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं काय, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, और नीचे एक छोटा सा आपको ये इस भाग जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं जिफॉइड, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड की कोई खास हिंदी है नहीं, लेकिन प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रवर्ध। तो जिफॉइड प्रवर्ध, तो इन तीन भागों से मिलकर के ये उरोस्थी बनी होती है, जो पसलियों को आगे की तरफ जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए कि ये जो दिखाई दे रही है ना पसलियां, तो देखिए पसलियां यहाँ खत्म है, और उसके बाद में ये यहाँ पर एक अलग निशान से इस उरोस्थी पर आकर के जुड़ रही है। तो हमने बताया था जब उपास्थि पढ़ाई थी, एक छोटा सा परिचय हुआ था संयोजी ऊतक के दौरान, कि उपास्थि जो है वो हड्डियों को जोड़ने का काम भी करती है। तो पसलियों को उरोस्थी से जोड़ने के लिए ये उपास्थि काम आ रही है। अब मोटे तौर पर आप पसलियों को समझ लीजिए कि ये टोटल कितनी होती है, 12 जोड़ी, और मतलब 24, ठीक है। और ये तीन प्रकार की पाई जाती है। तो देखिए पहला तो है ट्रू, पहली प्रकार की क्या है, ट्रू, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक पसलियां। दूसरे प्रकार की पसलियां होती है फॉल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असत्य, असत्य, ठीक है। और तीसरे प्रकार की होती है फिर फ्री, फ्री को हम बोलेंगे मुक्त, ठीक है। तो यहां देखिए आप ये दिखा रखी है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। फ्री वाली यहां नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये वाली फ्री है। अब ये कैसे इनका नामकरण किया गया है उसको समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से आप ये जानिएगा कि जो ट्रू रिब्स होती हैं, जो सत्य रिब्स होती हैं, जो वास्तविक होती हैं, उनकी संख्या होती है 1 से लेके 7, मतलब टोटल 14। हम ये कह रहे हैं ना कि 1 से लेके 12 तक है, तो ऊपर की जो 7 है, ऊपर की जो 7 पसलियां हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद में आता है फॉल्स या असत्य। तो ये जो असत्य है इनकी संख्या होती है 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 3 हो गई। अब 3 है तो हम पेयर की बात करेंगे, जोड़ों की बात करेंगे, तो टोटल कितनी हो गई, 6, ठीक है। और फिर होती है फ्री या मुक्त प्रकार की, ये होती है 11वीं और 12वीं जोड़ी। तो 11वीं और 12वीं है तो हम इसको डबल कर लेते हैं, मतलब कि 4। तो 14 और 6 20 और 4 24। अब ये कैसे बन रही है, तो अब देखिए कि आगे की तरफ क्या पाया जा रहा है, उरोस्थी है, ठीक है ना, उरोस्थी पाई जा रही है। और पीछे से क्या हो रही है, पीछे से रीढ़ की हड्डी से पसली आगे की तरफ आकर के जुड़ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि पीछे से सारी पसलियां रीढ़ की हड्डी से ही जन्म ले रही है। 12 हमारी वक्ष्य कशेरुकाएं हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां निकल रही है,
ठीक है ना, तो 12 से 12 निकल रही है, तो वहां पर तो कोई समस्या नहीं है। आगे की तरफ ये इसका जुड़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, और उस चेंज पर हम 3 प्रकार की पसलियां देखते हैं। तो क्या हुआ, पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सातवीं आई। मतलब कि 1 से लेकर के 7 की जो पसलियां हैं वो पीछे रीढ़ की हड्डी से आई, कशेरुका से आई, ठीक है, और आगे आकर के कहां जुड़ गई, उरोस्थी पे। तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स, वास्तविक रिप्स, वास्तविक पसलियां। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं, ये 8वीं 9वीं और 10वीं, इनका उद्भव, इनका जन्म कहां से हो रहा है, रीढ़ की हड्डी से, ठीक है ना। लेकिन ये आगे की तरफ कहां जुड़ती है, आगे की तरफ ये 7वीं पसली से आकर के जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 8वीं आई, यहां जुड़ गई, 9वीं आई, यहां जुड़ गई, 10वीं आई, यहां जुड़ गई। ये देखिए दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 जो है, ये 7वीं जो है ये उपास्थि के द्वारा यहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन इसने क्या किया कि 7वीं की जो ये उपास्थि है, ये 8वीं इसी उपास्थि के साथ में आ गई, ये 9वीं इसी उपास्थि के साथ आ गई, और ये 10वीं इसी उपास्थि के साथ में यहाँ पर आकर के जुड़ गई। तो 8वीं 9वीं और 10वीं जो है रीढ़ की हड्डी से तो आ रही है, लेकिन 7वीं पसली के साथ उपास्थि से, उपास्थि का सहयोग लेते हुए उरोस्थी से आकर के जुड़ती है, ठीक है ना। सीधे तौर पर उरोस्थी से नहीं जुड़ती है, इसलिए इनको क्या बोला, फॉल्स या असत्य। अब उसके बाद में कौन सी आती है, मुक्त। ये क्या करती हैं, ये पीछे से तो आती हैं रीढ़ की हड्डी से, लेकिन आगे कहीं भी नहीं जुड़ती। तो 11वीं और 12वीं क्या कर रही है, रीढ़ की हड्डी से आ रही है, लेकिन आगे की तरफ किसी से भी नहीं जुड़ती, और नहीं जुड़ती तो क्या हुआ, इसलिए हम इसको नाम देते हैं मुक्त प्रकार की। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो देखो, ये आ रही है, ये पीछे से आई और ये आगे यहां पर रह गई, ये पीछे से आई और आकर के यहां रह गई, ये इधर कहीं भी जुड़ नहीं रही है। ऐसे में देखिए, वापस देखिए, ये आई और ये आई, ये आई और ये आई, लेकिन कहीं पर आकर के जुड़ नहीं रही है, इसीलिए इनको कहा जाता है मुक्त प्रकार की पसलियां। तो प्रथम 7 जोड़ी ट्रू, 8 9 10 फॉल्स, और अंतिम 2 जोड़ी 11वीं और 12वीं मुक्त प्रकार की पसलियां। और ये पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी में थोरेसिक वक्षीय कशेरुका, हमारी पसलियां और हमारी उरोस्थी, ये सब मिलकर के बनाता है पसली पिंजर, ठीक है। जिस पसली पिंजर में हमारे शरीर के कोमल अंग, विशेषतया जो हमारा हृदय है और हमारे फेफड़े हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। बाहर से अगर कोई आघात, कोई टक्कर, कोई चोट लगने की संभावना होती है तो ये उसको झेल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस पसली पिंजर का, इस रिब केज का एक कार्य और है कि ये हमारे श्वसन लेने में, सांस को अंदर खींचने में और सांस को बाहर छोड़ने में मदद करता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम डिटेल में समझाएंगे जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कोमल अंगों की रक्षा और श्वसन लेने, श्वसन के लिए श्वास को लेने और श्वास को छोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षय कंकाल तंत्र जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम चर्चा करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र की।